शेयर और कमेंट करना मत भूलना। बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। Welcome class. Today we will start lesson number 10, a chain of market. What is chain of market? To understand this, firstly we have to understand formation of chain. This is a series of market. It means you have seen the chain. उसमें कैसे एक के अंदर एक ऐसे लिंक वन बाय वन लगा हुआ रहता है, इसी तरह चेन ऑफ मार्केट में भी एक प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक एक लिंक बना हुआ होता है, दैट वी कैन कॉल द चेन ऑफ मार्केट। तो बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जो भी बीच में आते हैं वो सारे ट्रेडर्स कहलाते हैं। समटाइम इट कैन बी होलसेल ट्रेडर्स, समटाइम it is that neighborhood traders, small traders also. So like this chain of market we have to understand in this chapter. In chain of market, in first step producer can be a farmer also, or in any manufacturer company also. After that is they are sold their whatever the goods they are selling to the wholesaler. That wholesaler is selling it to traders, small traders, and we like a customer we are purchasing from the small traders. So like this in chain of market, first is producer or farmer, second is wholesaler, third is traders, and fourth is consumer. So like this is a chain. Okay guys, did you think guys why we need the chain of market? मार्केट तो है, ये चेन सिस्टम क्यों हमको जरूरी है? बिकॉज डिस्टेंस होने की वजह से वी कांट गो टू दैट होलसेलर। हम ज्यादा बार बार फॉर्म में जाकर के तो वेजिटेबल्स परचेस नहीं करेंगे ना, और या हमको कोई भी क्लोथ चाहिए तो क्या हम कंपनी के पास जाएंगे उस क्लोथ को परचेस करने के लिए, या कोई हमको यूटेंसिल्स परचेस करनी है तो क्या हम मैन्युफैक्चर यूनिट के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो दैट्स व्हाई हर स्टेप पे जैसे फर्स्ट प्रोडक्शन हो जाएगा, सेकंड होलसेलर के पास वो सेल करेंगे, देन ट्रेडर्स के पास जाएगा, एंड आफ्टर दैट कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाने से इजी हो जाता है। और इसका एक और फायदा ये है चेन ऑफ मार्केट का कि जो भी डिस्टेंस होता है, क्योंकि कंपनी हमारे घर के आजू बाजू तो बनी नहीं होगी, है ना, मैन्युफैक्चर यूनिट हमारे घर के आसपास होगी नहीं, फॉर्म्स हमारे घर के आसपास होंगे नहीं, जो भी हमको प्रोडक्शन चाहिए वो हमारे घर के नियर बाय तो होता नहीं है। तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस होने की वजह से हमको ट्रेडर से ही परचेस करना है। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो भी मैन्युफैक्चर यूनिट है वो बल्क में काम करता है, तो वो ऐसे छोटी छोटी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेगा नहीं कि जैसे कोई शुगर कंपनी है और हमको शुगर परचेस करना है, 1 kg ऑफ शुगर परचेस करना है, कंपनी को बोलेंगे 1 kg ऑफ शुगर यदि हमारे नियर बाय भी है तो वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो दैट्स व्हाई चेन ऑफ मार्केट की हमको रिक्वायरमेंट होती है मार्केट अपने मार्केट्स के अंदर। एंड वन थिंग अगेन, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और लोगों की इनकम सोर्स भी बढ़ती है, क्योंकि यदि प्रोडक्शन यूनिट डायरेक्टली सेलिंग शुरू कर देता है तो बीच की जो सारे स्टेप्स है वो सारी हट जाती है, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसकनेक्टेड हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, let's we start another topic, chain of market in cotton textile industries. So let's we start the journey of garments. तो गारमेंट्स किससे बनते हैं? कॉटन से, है ना। और कॉटन हमको कहाँ कौन देता है? फार्मर्स देते हैं, है ना। तो फार्मर्स जो है वो कॉटन को ग्रो करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो हमारी जो गारमेंट हम तक पहुंचते हैं, इस तरह के जो क्लोथ्स हम तक पहुंचते हैं, तो वो कॉटन से शुरू होते हैं, है ना। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? कॉटन किसने दिया? फार्मर ने। तो फार्मर ने कॉटन को ग्रो किया, एंड जब उसके आपने देखा होगा कॉटन के कैसे बॉल्स होते हैं, फ्लावर्स होता है, फिर वो बॉल्स बनते हैं, बॉल्स थोड़ा सा बस्ट होता है, तो जब वो बस्ट होते हैं तब वो जो फार्मर्स है उसको वो तोड़ लेते हैं और स्टोर करके रखते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है हार्वेस्टिंग में, कॉटन की हार्वेस्टिंग में, कि ये एक साथ सारे फ्लावर बड़े हो जाए, एक साथ बस्ट हो जाए तो फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब तो होता नहीं, तो उनको वेट करना पड़ता है कि आज कुछ तोड़ा, फिर आफ्टर सम डेज अगेन दे आर वेटिंग फॉर दैट कि बस्ट हो जाएगा फ्लावर और फिर वो कुछ और तोड़ेंगे।
तो like this they are waiting for bursting all the cotton balls, then they are collecting that cotton balls. That balls, अब वो कॉटन से खुद ही सब निकालेंगे, उसका कॉटन अलग करेंगे क्या? नो, आफ्टर that cotton balls they sell to the traders. जो वहां के जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो उनको सेल कर देते हैं, क्योंकि वो तो जा नहीं सकते कि वो कॉटन उसके बाद वो गिनिंग मिल में जाए और ऐसा सब कुछ करे, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फार्मर्स, है ना, स्मॉल फार्मर्स कहाँ कहाँ ढूंढते बैठेंगे, तो वो जो वहां उस विलेज के या उस एरिया के जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो उनको सेल कर देते हैं. देन आफ्टर दैट व्हाट हैपनिंग कि अगेन वन थिंग अबाउट द फार्मर, एक प्रॉब्लम आती है कि जो डिसइंटीग्रेशन होता है फैमिली में, जो फैमिली अभी जैसे एक फादर के 4 बेटे हैं, ओके, तो वो उनके पास यदि 10 हेक्टेयर पहले लैंड था, उसके बाद वो चारों में डिवाइड हो जाएगा तो 2.5 हेक्टेयर हो जाएगा. तो इस प्रकार से जो बिग फार्मर्स होते हैं वो धीरे धीरे अभी स्मॉल फार्मर्स होते जा रहे हैं, क्योंकि लैंड तो उनका बढ़ता नहीं है ना, और फैमिली में डिसइंटीग्रेशन होता है, फैमिली डिवाइड होते जाती है, तो लैंड जो है बड़े से छोटा होते जाता है और फार्मर्स भी बड़े से छोटे होते जाते हैं. ओके गाइस, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो इंडिया में 80% ऑफ फार्मर्स आर वेरी स्मॉल फार्मर्स. जो भी हमारे इंडिया के 100% फार्मर्स है उनमें से यदि हम 80% निकाल ले तो सोचो 20% ही थोड़े से रिच और बिग फार्मर्स होंगे जिनके पास काफी अच्छा लैंड होगा. तो 80% ऑफ फार्मर्स के पास ओनली 2 हेक्टेयर लैंड है. तो इस तरह के स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, आफ्टर ग्रोइंग द कॉटन वो सेल कर देते हैं लोकल ट्रेडर्स को. अब लोकल ट्रेडर्स को ही क्यों सेल करते हैं, वो थोड़ा सा दूर जाकर या किसी सिटी में जाकर थोड़े से बड़े ट्रेडर्स को क्यों नहीं सेल कर पाते, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि जब वो विलेज में रहते, गांव में रहते, फार्मिंग करते, हार्वेस्टिंग के लिए उनको बहुत पैसा भी लगता है ना, उनको खाद लगती है, पेस्टिसाइड्स लगते हैं, तो इस तरह से उनको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो लाइक दिस उनको उस हार्वेस्टिंग के लिए, कॉटन हार्वेस्टिंग के लिए काफी पैसा लगता है. तो वो सारा वो कहाँ से ले लेते हैं, ट्रेडर्स से ले लेते हैं, जो लोकल ट्रेडर्स वहां होते हैं उनसे ले लेते हैं. अब वो किस शर्त पे लेते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर ग्रोइंग द कॉटन बॉल्स दे विल सेल टू द लोकल ट्रेडर्स ओनली, दैट पर्टिकुलर ट्रेडर्स ओनली. वन थिंग अगेन नोटिस हियर कि क्या वो सिर्फ हार्वेस्टिंग के लिए लेते हैं, नो, उनको समटाइम्स कोई बीमार पड़ जाता है, इलनेस, समटाइम उनके बच्चों की स्कूल फीस के लिए उनको लेना पड़ता है, समटाइम फैमिली फंक्शन. अब बताइए फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स, और घर में कोई फैमिली फंक्शन आ जाए, कोई मैरिज आ जाए, कुछ बीमारी हो जाए बड़ी, तो फिर वो कैसे करेंगे, तो उनको फिर इन्हीं लोकल ट्रेडर्स की शरण में जाना पड़ता है और वो उनसे काफी मनी जो है वो बोरो कर लेते हैं. अब वो हो जाते बोरोइंग के तले दबते जाते. तो अब उस जब कॉटन ग्रो होता है तो वो और किसी को तो बेच ही नहीं पाते, सेल नहीं कर पाते हैं, है ना, तो इसलिए उनको लोकल ट्रेडर्स को ही सेल करना पड़ता है. आफ्टर दैट अब देखो फार्मर्स ने ग्रो किया कॉटन, उन्होंने सेल किया लोकल ट्रेडर्स को, ओके, बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस. एंड आफ्टर दैट वो लोकल ट्रेडर्स क्या करते हैं, गिनिंग मिल को सेल करते हैं. जो वो कॉटन बॉल्स जो होती है ना, लोकल ट्रेडर्स कुछ काम करता है क्या उस पर, उस बॉल्स पर, नो, वो सिर्फ कलेक्टिंग द बॉल्स फ्रॉम द फार्मर एंड सेल इट टू द गिनिंग मिल्स. अब गिनिंग मिल को सेल किया तो गिनिंग मिल का क्या काम है, आपने बॉल देखा होगा, कॉटन बॉल, मैक्सिमम सभी बच्चों ने तो देखा ही होगा. तो कॉटन बॉल्स में जो ब्लैक सीड्स होते हैं तो उससे निकालने का काम जो है वो गिनिंग मिल्स करती हैं, है ना. अब गिनिंग मिल्स के बाद वो कॉटन जाता है, अब डायरेक्ट वो कॉटन निकाल लिया, ऐसे सीड निकाल लिया, ऐसे दे देंगे क्या, किसी आगे सप्लाई कर देगा क्या, नो. कॉटन्स को जो बॉल्स से सीड निकल चुका है उस कॉटन को वो अच्छे से अरेंज करता है बेल्स के रूप में, है ना, ऐसे ऐसे बंडल बनाते हैं, कौन करता है, गिनिंग मिल, और उस बेल्स को वो सेल करते हैं स्पिनिंग मिल को. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कौन हो गया, फार्मर, वो क्या कर रहा है, ग्रोइंग द क्रॉप्स, कॉटन, सॉरी. देन नेक्स्ट स्टेप ट्रेडर्स के पास, लोकल ट्रेडर्स के पास गया वो कॉटन बॉल्स. देन नेक्स्ट स्टेप किसके पास गया, लोकल ट्रेडर्स ने सेल कर दिया गिनिंग मिल्स को.
अब गिनिंग मिल्स ने किसको सेल किया? गिनिंग मिल्स ने उसको थोड़ा सा बंडल बनाया, फ्रेश किया, साफ किया और उन्होंने स्पिनिंग मिल को सेल कर दिया। अब नाउ स्पिनिंग मिल्स क्या करते हैं? दे आर कन्वर्टिंग दिस बेल्स इनटू द यॉर्न, है ना, वो धागे के रूप में इसको कन्वर्ट करती है, बंडल करती है और वो वहां के मर्चेंट को या ट्रेडर्स को, यहाँ पर भी एक बड़े ट्रेडर्स आ जाते हैं इस स्टेप्स के अंदर, इस चेन के अंदर, देन वो बड़े ट्रेडर्स को सेल कर देती हैं। अब ये धागे को लेकर क्या करते हैं मर्चेंट और बिग ट्रेडर्स? ये सेल कर देते हैं जो वीवर्स होते हैं ना, जो धागे से कपड़ा बुनते हैं, उनको सेल कर देते हैं। तो ये वीवर्स या तो इंडिविजुअल फैमिलीज भी होती है, ये फैमिलीज के रूप में भी वर्क करते हैं एंड समटाइम्स इट इज दिस टाइप ऑफ वर्क इज डूइंग नाउअडेज। कंपनीज आर many companies are manufacture companies are there, तो मैन्युफैक्चर यूनिट को भी वो सेल कर देते हैं। तो लाइक दिस समटाइम्स दैट मर्चेंट आर सेलिंग दैट yarn to the small families, those who are doing the weaving work, otherwise they are selling that yarn to the companies। तो लाइक दिस ये कपड़ा जो है, धागा जो है वो कपड़े के रूप में बनकर आ जाता है और फिर वो गारमेंट कंपनी को दे दिया जाता है और वो उससे कपड़े, जो भी जिस तरह के कपड़े होते हैं वो बनाती है और इस तरीके से ये चेन कंप्लीट हो जाती है ना। जो गारमेंट हम तक पहुंचता है उसकी जर्नी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो लेट्स बी रिवाइज। ओके गाइस, फर्स्ट इज फार्मर। फार्मर क्या करता है? ग्रो द क्रॉप्स। सेकंड स्टेप, फार्मर ने किसको सेल किया? लोकल ट्रेडर्स को। क्या सेल किया? बॉल्स ऑफ कॉटन। ओके, देन लोकल ट्रेडर्स ने किसको सेल किया? गिनिंग मिल्स को सेल किया। ओके गाइस, और गिनिंग मिल्स ने क्या किया? उसको थोड़ा साफ किया, उसके सीड्स निकाले और उसको बेल्स में इस तरह से लपेट करके आगे स्पिनिंग मिल को सेल कर दिया। ओके, स्पिनिंग मिल्स ने क्या किया? उसे कन्वर्ट कर दिया कॉटन को यॉर्न के रूप में और यॉर्न के रूप में हो जाने के बाद उसे फिर बिग मर्चेंट को या बिग ट्रेडर्स को बेच दिया गया और बिग ट्रेडर्स ने क्या किया? अभी कंपनी को सेल कर दिया या जो स्मॉल वीवर्स है उनको सेल कर दिया और इन्होंने क्या बनाया? क्लोथ बनाया और क्लोथ बनाने के बाद उसे गारमेंट में, जो गारमेंट बनाते हैं उनको सेल कर दिया गया, है ना। तो जो हमारे गारमेंट्स हम खरीदते हैं वो हमारे पास पहुंच गए। तो दिस वाज द जर्नी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आई थिंक यू हैड अंडरस्टूड। वेरी नाइस। ओके गाइस, now we will understand what are the advantages and disadvantages in this textile industries chain. Okay, so firstly we will talk about the advantage of this textile industry chain. So first is weaver don't require more money because they don't need to purchase that looms of yarn that merchants are giving to the weavers. Okay guys, so in this way they don't require money to purchase the yarn. Okay, then second advantage is कि they don't have any problems, they are not facing problems to selling that cloth after the making that cloth। जब वो पहले परचेज किया, yarn परचेज नहीं किया, मर्चेंट ने उनको दिया तो उन्होंने क्लोथ बनाया। अब उस क्लोथ को उसे मार्केट में तो बेचना नहीं है, तो वो मर्चेंट खुद आता है, लूम्स देता है, yarn देता है और बना हुआ क्लोथ लेकर जाता है। Understand? So this type of two advantage we can get here. Let's we discuss about the disadvantages in this chain. So here first disadvantages कि weavers are not getting nice earning from this work because only here merchant को ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। मर्चेंट स्पिनिंग मिल से भी माल खरीदता है, फिर यहाँ से भी वीवर्स को बेचता है, देता है, वीवर्स क्लोथ बनाता है और फिर वो फिर से वही माल ले लेता है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स उसको बेनिफिट मिल गया। फिर उसके बाद उस माल को फिर वो गारमेंट कंपनी को दे देता है। तो लाइक दिस यहाँ पर ये जो ट्रेडर्स है ये मोर अर्निंग करता है एज कंपेयर टू अदर्स। ओके गाइस, एंड यहाँ पर इनकम का प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट कि फुल फैमिली ऑफ वीवर्स इसी काम में लगी हुई रहती है ना। तो पूरा फैमिली 12 आवर्स किसी काम को कर रहे हैं लेकिन उनको जो अर्निंग है उनका उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज कि यहाँ पर फार्मर्स की जो पोजीशन है वो और वीक होती जाती है।
मर्चेंट की पोजीशन हाई होते जाती है अकॉर्डिंग टू अर्निंग इफ वी विल टॉक, एंड जो वीवर्स की पोजीशन है वो भी थोड़ा सा लो होते जाती है। ओके गाइस, अब मर्चेंट क्या करता है, ट्रेडर्स क्या करता है, उस क्लोथ को लेकर, जो वीवर्स ने क्लोथ बनाया उस क्लोथ को लेकर के गारमेंट कंपनी को देता है, और गारमेंट कंपनी क्या करती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के गारमेंट्स बनाती है। ओके, तो इस तरह से गारमेंट मैन्युफैक्चर होता है, लाइक ड्रेस मटेरियल, ड्रेस होगा, टी शर्ट, जीन्स, पैंट्स, लहंगाज, तो लाइक दिस मैनी थिंग्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉक्स, तो लाइक दिस मैनी थिंग्स दे आर मैन्युफैक्चर्स। ओके, आफ्टर दैट जो होलसेलर होते हैं उस गारमेंट कंपनी से वो परचेस करते हैं, और वो किसको सेल करते हैं, ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स के बाद फिर वो हम तक पहुंचता है और हम उनको परचेस करते हैं। ओके गाइस, बट समटाइम्स क्या होता है, गारमेंट कंपनी ये माल एक्सपोर्ट भी करती है, फॉरेन में एक्सपोर्ट भी करती है। अब एक्सपोर्ट करती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज है परचेस करती है, फॉरेन जो होलसेलर है वो परचेस करता है हमारे देश का गारमेंट्स, और फिर उस पर अपना टैग लगाकर उसको हाई प्राइस में सेल करता है। तो इन दिस वे जो गारमेंट यहाँ 100 रुपीज का होता है वो वहां 10,000 का बन जाता है ना। तो लाइक दिस दे आर अर्निंग मोर बेनिफिट फ्रॉम अवर गारमेंट कंपनीज। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि जो गारमेंट कंपनी में वर्क करते हैं, जो लोग वर्क करते हैं वहां पर काम करते हैं, उनको बहुत ही लो मनी मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है, उनके काम का हार्डवर्क लिया जाता है लेकिन पैसे उतने नहीं मिलते हैं, यानी उनकी सैलरी बहुत लो होती है। यहाँ पर गारमेंट कंपनी में मोस्टली वुमेन्स वर्क करती है। वुमेन्स वर्क करने से क्या होता है कि वुमेन्स को वो हेल्पर के रूप में रखते हैं, तो इन दिस वे हेल्पर के रूप में लाइक जैसे उनको बटन अटैच करने के लिए देते हैं, पैकेजिंग का वर्क दिया जाता है, कटिंग का वर्क दिया जाता है, तो लाइक दिस दे आर गेटिंग एज अ हेल्पर पेमेंट, तो वो वहां पर भी उनको लो सैलरी मिल जाती है। उनका वर्किंग आवर भी ज्यादा है, 12 आवर्स वर्किंग आवर होता है। तो इन सब को देखते हुए जो ये पूरा यदि हम देखते हैं तो उनको काफी सेटिस्फैक्टरी पेमेंट नहीं मिल पाती है। ओके गाइस, नाउ वी विल अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी इन मार्केट। व्हाट इज इनइक्वालिटी इन मार्केट, ये पूरा हमने लास्ट लेसन भी पढ़ा, previous lesson market around us, did you remind it? Yes guys, and in this lesson also हमने कॉटन इंडस्ट्रीज को काफी अच्छे से डिटेल में स्टडी करी। तो यू नो वेरी वेल कि कितनी इनइक्वालिटी यहाँ पर आई, मार्केट में बहुत इनइक्वालिटी आई। फार्मर्स ने ग्रो किया कॉटन, उसको बहुत लेस मनी मिलता है, उसके बाद वहां पर बहुत सारे बीच में ट्रेडर्स आते हैं, कंपनीज आती है, मिल्स आती है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन गेन कर जाता है, जो बीच में मर्चेंट आता है, ट्रेडर्स आता है, जिसने स्पिनिंग मिल से भी माल परचेस किया, वीवर्स को दिया, वीवर्स से लेने के बाद किसको दिया, गारमेंट कंपनी को। तो मोस्टली यहाँ पर मर्चेंट और ट्रेडर्स का अर्निंग होता है, तो इनइक्वालिटी आती है। फार्मर ग्रो करने के बाद भी लेस इनकम गेन करता है, और कंपनीज ऑल्सो थोड़ा सा लेस इनकम ही गेन करती है, पर वहां पर क्या होता है कि वो बल्क में काम करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग गुड प्रॉफिट। ओके गाइस, अगेन इस तरह की जो क्लोथ्स है, गारमेंट्स जो है वो कौन परचेस करता है, शॉपिंग मॉल्स में भी परचेस किए जाते हैं, जो वीकली मार्केट में शॉप्स लगाते हैं वो लोग भी परचेस करते हैं। शॉपिंग मॉल्स में उनको इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, एसी चार्जेस रहते हैं वहां पर, उनको शोरूम्स में सेल्स पर्सन भी रखना पड़ता है। तो इस तरीके से शॉपिंग मॉल्स में खर्चा ज्यादा है, और तो वहां पर इनकम का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। और यहाँ पर जो वीकली मार्केट की यदि बात करें तो यहाँ पर उनको टेम्परेरी बेसिस पे शॉप लगाते हैं, फैमिली मेंबर्स मिलकर सारा काम कर लेते हैं, तो उनको वर्कर भी हायर नहीं करना पड़ता है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी दिखाई देती है, वो स्पेंड भी ज्यादा करते हैं तो अर्न भी ज्यादा करते होंगे, और यहाँ वीकली मार्केट वाले स्पेंड कम करते हैं तो शायद अर्निंग भी काफी कम होता है। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड this lesson, a chain of market. I think you had understood very well. You revise this chapter 2-3 times, then you can definitely understand. Okay guys, so let's we meet in another video. Bye, thank you.